मैं इसको इतना पेशरफ्त नहीं समझता। किसी भी सिविलियन का ट्रायल बाय द मिलिट्री कोर्ट कह रही नहीं। इसको मैं खुशाइन करार देता हूँ। अगर 19 लोगों के साथ ये हुस्न सलूक किया गया तो इसमें कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। इशारा है कि मामला जो है वो ठीक किए जाए। हमारे साथ जो ज्यादती होती नहीं है इस एजेंडे पे आएगा वो सब कुछ, और उसके ऊपर एक मुकम्मल बातचीत होगी, खुल के बताएंगे और खुल के हमारी डिमांडें सामने आ चुकी हैं, अगर मानी जाएंगी तो इंशाल्लाह बातचीत आगे। लंबा ये मुज़ाकरात होती है, दो मुलाकात नहीं होती, काफी हमारे पास टाइम है। शुक्र है हालात जो हैं वो पॉजिटिव रुख पे जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी मुकम्मल तवक्कुआत जो हैं अब इन मुज़ाकरात से हैं। ऑपोजिशन के दोस्तों ने कुछ जो डिमांड्स का जिक्र जरूर किया, मगर उनको एक और मीटिंग अपने चेयरमैन के साथ करने की जरूरत है ताकि एक हतमी लिस्ट बना के और जो डिमांड्स हैं उसको फाइनल करके लेके आए। तो वो उम्मीद है कि अगले हफ्ते तीसरी मीटिंग इंशाल्लाह फिर से हम करेंगे। इस मुल्क में अगर पार्लिमानी जमहूरी निजाम ने ही चलना है तो फिर ये हो नहीं सकता कि हिस्ब इख्तलाफ और हिस्ब इक़्तिदार जो गाड़ी के दो पहिए है आपस में बात ना करें। ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है। देखिए इस प्लेटफॉर्म पे इसको सेटल करना चाहिए। अगर हम झूठा साबित कर दें, अगर नहीं है तो कम से कम किसी साइड से सॉरी होनी चाहिए। पार्लियामान में बात करें, अवाम के सामने बात करें, बंद कमरों में क्या एजेंडा है उनका इस पर बात करेंगे। जो लोग वहाँ बैठे हैं वो फैसला करने की पोजीशन में भी नहीं है। मुझे कोई ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आता। मुझे पूरी उम्मीद है पीटीआई और हुकूमती पार्टी मिलकर वो ऐसा हल निकालेंगे कौम को बेपनाह इसका फायदा होगा। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हुए हैं। नया साल शुरू हुआ, अच्छी खबरें आ रही हैं मुज़ाकरात की। कोई जिसको कहते हैं ना पीस बिल्डिंग की खबरें आ रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ कुर्रम में जहां इतने दिनों से एक मामला चल रहा था और संगीन सूरत हाल वहाँ नज़र आ रही थी, वहाँ भी फ़रीक़ैन के दरमियान मुआहिदा जो है गुज़िश्ता रोज़ उस पर दस्तखत हुए और कहा जा रहा है कि अब वहाँ सूरत हाल उम्मीद हम कर सकते हैं कि बेहतर होगी। इसी तरह आज साल का जो दूसरा दिन है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान दूसरी मुलाकात हुई है मुज़ाकरात को लेकर। इससे पहले भी जब मुलाकात हुई थी तो बताया गया था कि ये सिलसिला अब जारी रहेगा और आज भी इन कैमरा इजलास हुआ है। स्पीकर जो कौमी असम्बली के हैं रियाज सादिक साहब, उन्होंने उसकी सरबराही या सरदारत की। एक तरफ हुकूमत की तरफ से इसहाक डार साहब, राना सनाउल्लाह साहब, फारूक सत्तार, अलीम खान, इरफान सिद्दीकी साहब ने शिरकत की। नवीद कमर साहब, राजा परवेज़ अशरफ, खालिद मगजी साहब, इजाज़ुल हक साहब ये भी मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उमर अयूब, असद कैसर, अली अमीन गंडापुर साहब, सलमान अकरम राजा, अलामा राजा नासिर अब्बास और साहिबजादा हामिद रज़ा भी मुज़ाकराती कमेटी में शामिल थे। जब इजलास शुरू हुआ तो उससे पहले भी सब लीडरशिप की जो गुफ्तगू हुई तो पॉजिटिव ही लग रही थी। उमर अयूब साहब ने अलबत्ता इतना ज़रूर कहा कि बातचीत के लिए हमारे जो मुतालबात हैं वो वाज़ेह हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब कुछ दिनों से कह रही थी कि एक जुडिशल कमीशन 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से और जो सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई होनी चाहिए। इजलास के दौरान भी ये बातें ज़राए के ज़रिए सामने आई, मगर जब इजलास ख़त्म हुआ तो जो एलामिया पढ़ा गया और जो गुफ्तगू की उससे पता चला कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबर्स हैं वो एक दफ़े दोबारा इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे और चार्टर ऑफ डिमांड्स तहरीरी तौर पर जो है हुकूमत को पेश की जाएगी। आज भी मुज़ाकराती कमेटी के जो रुकन हैं सलमान अकरम राजा साहब, उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई डियाला जेल में तोशाखाना केस की समाअत के दौरान। अली ज़फ़र साहब भी उनके साथ मौजूद थे। सो अब डिमांड्स तो वाज़ेह है, ये तहरीरी तौर पे क्या उसमें कोई तब्दीली होगी या नहीं होगी ये तो अब हमें अगली मुलाकात पे ही पता चलेगा। जो या सादिक साहब ने कहा कि अगली मुलाकात जो है वो हफ्ते के बाद होगी। इस सारे मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद वकास अकरम साहब, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो सर। जी शेख साहब, बहुत जिसको कहते हैं ना पॉजिटिव साइंस जितने लीडरशिप थी चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो, हुकूमत की हो, जाने से पहले इजलास में एवरीबडी साउंडेड पॉजिटिव। एलामिया भी जो सामने आया है उसमें भी, और रियाज सादिक साहब ने भी बार बार कहा कि जी बहुत अच्छा माहौल था, बहुत अच्छा माहौल था। शेख साहब, आपको आवाज आ रही है?
जी सर, तो बहुत अच्छा माहौल था, जैसे अयाज सादिक साहब ने कहा। हाँ, मैंने कहा सर कि वो जो अयाज सादिक साहब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा माहौल था, आप भी उसको कंफर्म करते हैं कि बड़े अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया? कुछ शेयर करें हमसे डिटेल्स। देखें जी, बात यह है कि ऑब्वियसली किसी बदमज़गी की इतला नहीं आई, तो इसका यही मतलब है कि अच्छा माहौल था। और ऑब्वियसली कोई धींगा मुश्ती के लिए या कोई फिजिकल फाइट के लिए तो वहां नहीं गए थे। हमारा एक असूली मौक़िफ़ है, और उस पे जब सियासी लोग बैठते हैं और जो जिम्मेदारान और कायदीन बैठे, तो जो इनका मुतालबा था वो इन्होंने सामने रख दिया। और उस पे उनकी तरफ से ये था कि रिटर्न, जो पिछली दफा भी कहा गया था, मगर हम जाती तौर पे ये समझते हैं कि कोई रिटर्न की ऐसा जरूरत नहीं है किसी चार्टर ऑफ डिमांड की, क्योंकि दो मुतालबे हैं और वो बड़े वाजे हैं। उसमें क्या चीज आप लिखवाना चाहते हैं और क्यों हमसे रिटर्न मांग रहे हैं, मगर ये थी कमेटी से पहले की बात। सो दैट्स व्हाई आज किसी किस्म की कोई रिटर्न चीज हमने नहीं दी, क्योंकि हम जाती तौर पर समझते हैं कि इसका वो नहीं बनता। मगर आज जो मुकद्दम बात है वही है जो कमेटी के मेंबरान जो हमारी तरफ से हैं और उनके दरमियान होगी। तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर आपको कोई चीज रिटर्न चाहिए तो उसके हवाले से हम इमरान खान साहब से मुशावरत चाहते हैं और तफसीली मुशावरत चाहते हैं, और आप उसमें भी फैसिलिटेट करते हैं तो उस पर भी हम ले आएंगे। तो यस, कोई ऐसी बदमज़गी या इस किस्म की कोई तलखलामी या इस किस्म का कोई बैड टेस्ट डेवलप नहीं हुआ। बात हुई है और बात बड़ी वाज़ेह थी। हमें 26 के शुहदा के लिए इंसाफ चाहिए, हमें अपने असीरान जो है जो जाली मुकदमात में है। जी शेख साहब माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, बट सर यही तो समझना चाह रहे थे कि उन्होंने पिछली दफे भी कहा कि तहरीरी तौर पे हमें डिमांड्स चाहिए। आप लोगों ने जैसे आप कह रहे हैं कि वी डोंट वांट टू गिव देम इन राइटिंग, हमें जरूरत महसूस नहीं होती, तो अब दोबारा आप लोग कह रहे हैं कि हम फिर इमरान खान साहब से जाके इस पे बात करेंगे। तो क्या आपने बात अब ये करनी है, इमरान खान साहब से कंसल्ट ये करना है कि लिख के दें कि ना दें? नहीं, बात तब्दील नहीं थी। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात। कोई बात तब्दील शब्दील कोई नहीं करनी। डिमांड्स वही हैं। शहादतों के लिए इंसाफ चाहिए, जो असीरान है वो बाहर आने चाहिए, जाली मुकदमात में जो मिसिंग लोग हैं उनके लिए इंसाफ चाहिए और वो हमें अपीयर होने चाहिए। एंड सेकेंडली 9 मई के हवाले से जो कमीशन है और 26 का, वो बड़ी वाज़ेह सी बात है। अब ये उसको इन राइटिंग चाहते हैं, हम समझते थे कि ये मुनासिब नहीं है। आज उस मीटिंग में दोबारा ये बात उठाई गई है, जो कि बड़े अच्छे माहौल के अंदर हमारे लोगों ने उनको यही कहा कि ठीक है, फिर हम इस पे खान साहब से मुशावरत कर लेते हैं। और वैसे भी हर स्टेप पे मुशावरत इमरान खान साहब की जो है वो जरूरी है। ऑब्वियसली इनके लोग मौजूद हैं, ये उनसे मुशावरत कर लेते हैं। हमारा कायद जो है बेगुनाह जेल में है, तो हमें वहां जाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में ये भी अच्छे माहौल में ही हुई है। ये कोई बात बोन ऑफ कंटेंशन नहीं है। खान साहब से पूछ लेंगे कि हम ये समझते हैं, मगर वो ये समझते हैं कि जी सर लिख के दो, तो चलो खान तो पूछ लेने जो लिख के देना, कर ला के फैसला देते। मुशावरत के लिए टाइम आ गया इसमें। सही सर, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि एक तरफ ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये भी का भी मुतालबा है कि 31 जनवरी तक कुछ फैसला हो जाना चाहिए, ज्यादा लंबा नहीं खिंचना चाहिए। तो अब क्योंकि अब मैं जो इस सारे मामले को देख रही हूँ, मुझे ये लग रहा है कि जी 2 मुलाकातें हो गई हैं, अभी तक इसी बात पे बहस जारी है। आप शायद ये लफ्ज ना इस्तेमाल करना चाहें कि जी लिख के देनी है कि नहीं देनी। तो ये तो आप लोग भी फिर सर कल को जब मसला 31 तक हल नहीं होगा तो वो हुकूमत आपको कहेगी कि जी आपने इतना वक्त जाया कर दिया। यू जस्ट स्ट्रेचिंग इट आउट। दैट्स व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वी आर स्ट्रेचिंग इट आउट। मैं ये समझता हूं कि दोनों पार्टियां इस माहौल की संजीदगी को समझती हैं और खसूसन क्योंकि हम पहल करने वाले हैं, हमने एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खोली है। दूसरे जो है वो उस अपॉर्चुनिटी जो हमने इमरान खान साहब ने दी उसको इस्तेमाल करते बैठ गए हैं। तो अगर खाम का स्ट्रेच हम नहीं कर सकते हैं, इसमें कौन सी बात है? आप मुझे ये बताया ना, स्ट्रेच करने वाली केड़ी गल है? मतलब है कि एक कैदी को मिलना सबका राइट है, ठीक है जी, तो कानूनी राइट है। हुकूमत सानू वो ना भी दे तो साਡਾ कानूनी राइट है जो उन्होंने बंद किया हुआ है। तो अगर हम ये कहते हैं कि हमें दोबारा तफसीली मिलना चाहते हैं तो इट्स नॉट स्ट्रेचिंग इट आउट, सुबह मिल बात है। इसमें कौन सी बात है? ये स्ट्रेच करने वाली बात है। जो मिलवाने से रुकावट पैदा करेगा, स्ट्रेच तो वो कर रहा है। ये भी हमारा कानूनी हक है। अब कानूनी हक को तो लोग मतलब है कि वो समझ के दे रहे हैं जैसे कि हमारी तरफ से कोई हमारे पे बहुत बड़ा एहसान करने की कोशिश हो रही है। ऐसी बात नहीं है, ये हमारा हक है।
बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, आज ऑब्वियसली ये भी इत्तला आई गुड टू हियर दैट सर, आज ISPR ने भी अनाउंस किया कि आप जो कुछ 9 मई के कैदी थे जिनकी के मिलिट्री ट्रायल्स हुए हैं उनको माफी भी मिल गई है। आपका ख्याल है कि ये जो फैसला है इसका कोई ताल्लुक भी ये जो एक तरफ आप लोग सब मुज़ाकरात कर रहे हैं कि कुछ रिलीफ भी दिया जा रहा है, डज दिस हैव एनीथिंग टू डू विद द फैक्ट कि आप लोग इस वक्त मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिलीफ मांग रही थी, ये भी कहा जा सकता है कि आज जो फैसला आया आप लोगों को रिलीफ थोड़ा बहुत तो मिल गया, इट्स जिसको कहते हैं ना गुडविल जेस्चर के तौर पे इसको आप लोग देख रहे हैं? नहीं, हम इसको किसी भी जेस्चर के तौर पे नहीं देख रहे हैं, ना हम इसको गुडविल जेस्चर के तौर पे देख रहे हैं, और इसका कोई मुज़ाकरात के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अभी तफसीलात ले रहा हूँ, आधी तफसीलात के साथ कोई जामे इस पे गुफ्तगू करना वो मुनासिब ना होगा। हम तो ये देख रहे हैं कि जिन लोगों की 2-2 साल से कम की सजाएं थी उनके हवाले से ये पार्डन कहा गया है, इसको मर्सी पिटीशन भी लोग कहते हैं। जेल के अंदर ही कुछ लोग थे मेरे ख्याल में, शायद उनसे, क्योंकि कंफर्म होगी तो मैं आपसे ऑथेंटिक बात कर सकूंगा, उस पर अगर इन्होंने खुद उनसे दस्तखत करा के मर्सी पिटीशन के थ्रू ऐसे लोग जिनकी सजाएं 2-2 साल से कम है मगर वो पिछले 1.5 साल से अंदर है, तो टेक्निकली उनकी सजाएं वैसे ही खत्म हो गई थी। अपने जेल में रखिएगा ना, दिन रात गिने जाते हैं ना जेल के अंदर। जब आपको 1 साल की सजा सुनाई जाती है तो दिन रात के अंदर वो बेसिकली 6 महीने की सजा बनती है। तो वो जिनकी वैसे ही मतलब है कि वो हो जाना था, उन्होंने शायद, मुझे जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, जब सारी तफसीलात आ जाएंगी मैं आपसे तफसीलात भी करूंगा। मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है कि जो एक केस पूरी दुनिया में, देखें ना, ह्यूमन राइट्स के ऊपर तो पूरी दुनिया बात कर रही है वायलेशंस पे कि सिविलियंस शुड नॉट बी ट्राइड इन अ मिलिट्री कोर्ट। हम तो उसकी बुनियाद की गलत है के खिलाफ है कि बुनियाद ही गलत है, आप सिविलियंस को ट्राई नहीं कर सकते हैं। अब आप उसमें कहें कि हमने कोई मतलब 19 बंदों को पार्डन दे दिया है, तो ठीक है, इंटरनेशनल मीडिया को या इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो आपसे सवाल पूछती है उनको जवाब देने के लिए शायद आप अच्छा केस तैयार कर रहे हैं, बट तरीके इंसाफ इस पे बिल्कुल वो साढ़े बात ना साढ़े वास्ते है ना सानू इहदा कोई फायदा है। असी मिलिट्री सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल बंदे ही नहीं जे, सो ये हो सकता है मीडिया ऑप्टिक्स के लिए किया जा रहा है, बाकी इसमें कोई वो नहीं है। जेडे बंदे 2 साल सजा है तो उन्हें वैसे ही साल कटना सी, तो उसको वैसे ही साल तो उत्ते रख लिया, जेदे पीछे की रह गया दसो। बिल्कुल ठीक सर, ये इसीलिए मैं बिकॉज ऑब्वियसली ये जब इत्तला सामने आई तो ये भी बताया गया कि कितने ऐसे कैदी हैं जिन्होंने मर्सी पिटीशन दायर की हुई है। क्या ये आपके लॉयर्स की नॉलेज में था कि ये पिटीशन जो हैं ये दायर की गई हैं, और वाज एज यू जस्ट इम्प्लाइड, आपने भी कुछ इसी तरह की बात की कि हमें तो पता ही नहीं है ये कब दायर की गई, ये दस्तखत करवा लिए गए, कुछ आपको क्लैरिटी है ये मर्सी पिटीशंस कब? नहीं, मर्सी देखें, मर्सी पिटीशन यूजुअली तो होती है, मतलब है कि सजा होने के बाद होती है ना, सजा से पहले तो नहीं होती है। तो जब सजा हो जाती है तो बिल्कुल ये सजा हुई भी अभी है, अभी आपने देखा है, और उसके बाद ही किया होगा। तो हमारे तो बिल में ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि हमारे लॉयर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के देख रहे हैं। मर्सी पिटीशन यूजुअली जेल के अंदर साइन कराई गई है, तो फिर वो कैदी ने की है, मुझे बताने की जरूरत है उसने कैसे की है नंबर 1। नंबर 2, अगर बाहर किसी को फैमिली बेचारी को तंग है, बेचारे फैमिलियां वाले बड़े तंग थे ना जिनके ट्रायल यहाँ हो रहे थे, वो बहुत बेचारे अजियत में थे, करवा लिए, तो उसका मुझे अंदाजा नहीं है। बट मतलब मर्सी पिटीशन में आमतौर पर कहा जाता है ना कि जी पहले तो तुसी मनो ना कि ए कम होया जे, ए गुनाह तुसी कीता जे, तो उसके बाद ही माफी मांगनी है ना। तो एक तरफ तो देखे ना, पार्टी कहती है कि जी हम हक़ाइक़ 9 मई के हवाले से जानना चाहते हैं। माफ करिएगा, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, क्योंकि हमें जो लीगल एक्सपर्ट्स ने बताया वो ये कहा कि जब एक फैसला आता है तो उसके खिलाफ पहले तो मिलिट्री कोर्ट में ही अपील होती है, फिर अगर उस अपील का फैसला आपके खिलाफ आ जाए तो फिर मिलिट्री ये गालिबन मर्सी पिटीशन होती है। पर ये इतनी जल्दी हुआ तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सारा जो प्रोसेस जो ऑब्वियसली मुझे भी किसी लॉयर ने बताया है, मैं खुद तो नहीं जानती। जी जी, कुछ आप पे ही हो गया सारा ये इन्होंने नहीं, आप पे इस वास्ते हो गया ना, पूरी दुनिया चाहो बका है ना, पूरी दुनिया जिन्हों है कई यूट्यूबर ते कई एंकर कह रहे हैं मुदाखलत ह्यूमन राइट्स के उत्ते गल करना है, मुदाखलत नहीं जो होती पूरी दुनिया के अंदर ये एक ऐसा इशू है जिसपे मुल्क बात करते हैं, कहीं पे पाकिस्तानी भी बात करते हैं, जो कि सारे पल्ले भी कुछ नहीं होता, भी कहना है वहां जुल्म हो रहा है, नहीं होना चाहिए, वहां जुल्म हो रहा नहीं, सारी दुनिया इस पे बात करती है। और खसूसन पाकिस्तान जैसा मुल्क जो हर चौथे दिन कासा लेके पैसे मांगने पहुंच जाता है पूरी दुनिया में कि पैसे ले आओ, सारा मुल्क नहीं चलता, सारी दुनिया नहीं चलती, ऐसे मुल्क दे विच
वो फिर बेशक यहाँ पे पोज यही किया जाए कि हम सानू कोई पार नहीं है, साढ़े तक कुछ नहीं है, वो चीजें असर करती हैं। तो वो जवाब तैयार किए जा रहे हैं, देखे जी इन्होंने इतना कुछ किया भी सही, मगर हमने फिर भी इनको जो है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इन्होंने माफी मांगी, हमने इनको माफी दे दी, स्टफ लाइक दैट। ठीक है, हर इदारे ने, हर जगह ने अपना अपना कोई ना कोई पॉलिसी होती है, तो ठीक है, हर किसी ने जवाब अपना तैयार करना होता है, पर साढ़े वास्ते कोई मेहरबानी कोई नहीं देखी से असि कहने हैं ट्रायल उतने होना ही नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे और जानेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़। अब उस वाहिद सियासी जमात हो जो आजकल के सियासी सूरत हाल में भी फख्र से कह सकते हो कि हम ना सिलेक्टेड हैं ना फॉर्म 47 वाले हैं। बयानात से कोई वज़ीर-ए-आज़म बनता होता तो इमरान खान जो है 2013 में बन गया होता। उनकी बहुत सारी बातों के बहुत सारे जवाबात हैं, लेकिन हमें इजाजत नहीं है उनको रिस्पॉन्ड करने की, तो मैं नहीं करूँ। बिलावल साहब ने तो इलेक्शन से पहले भी बहुत कुछ कहा था और गाहे बगाहे कहते रहते हैं। मैं तो उस्मा के सवालों को या उसके क्रिटिसिज्म को इस काबिल नहीं समझता कि उस पर जवाब। पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा अपने वोट्स को कुर्बान किया। वो ज़ाहिरी तौर से तो मोहब्बत पे चल रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे मोहब्बत से नहीं चल। हमारा वर्कर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो इस अलायंस को कबूल नहीं करता, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के को। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तरफ तो हम कह सकते हैं हुकूमत की एक अहम इत्तेहादी जमात है, बिकॉज अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद ना हो हुकूमत के साथ तो हुकूमत तो एक दिन नहीं चल सकती। और इसीलिए गालिबन शायद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक हुकूमत ने कमेटी बनाई है मुज़ाकरात करने के लिए, उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी मौजूद है, जैसे कि और इत्तेहादी जमातों की। नवीद कमर साहब और राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं वो इस कमेटी का हिस्सा है। मगर इसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत सी शिकायत हैं हुकूमत से, जिनका वो काफ़ी हम कह सकते हैं इजहार करते रहते हैं और बहुत पब्लिकली करते रहते हैं। सबसे पहला इसमें एतराज़ तो जो पंजाब में एक पावर शेयरिंग फार्मूला है उस हवाले से है। बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये शिकायत सामने आई है, पब्लिकली आई है, कि जो कमिटमेंट्स की थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने जब ये हुकूमतें बन रही थी उनको पूरा नहीं किया गया है। इसी हवाले से ये भी कहा जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि ये तहरीरी मुआहिदा है, कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नई डिमांड्स नहीं कर रही, कोई एडिशनल डिमांड्स नहीं कर रही। ये जो तहरीरी मुआहिदा किया गया था ये सिर्फ उसमें जो कमिटमेंट्स थी वो पूरी नहीं हुई। इसके साथ साथ पानी का अलबत्ता एक नया इशू है, फैसला किया है हुकूमत ने नई नहरें बनाने का, और उस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत एतराज़ है, जैसे कि इंटरनेट के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं। इन सारे इशूज़ पे बात करने के लिए आज मौजूद हैं नदीम अफजल चंद साहब, रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वेलकम टू द शो सर। चंद साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो मुज़ाकराती कमेटी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर्स हैं, ये आप लोगों की तरफ से कोई ख्वाहिश का इजहार हुआ था, हुकूमत का प्रपोजल है? आई मीन व्हाट वाज द थिंकिंग बिहाइंड दिस? देखिए, जो पीटीआई के साथ मुज़ाकरात, जी बिल्कुल, देखिए वो तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी एक मेन स्टेक होल्डर है और इस मुल्क में स्टेबिलिटी लाने के लिए पार्लिमानी निज़ाम में तो वो तो हुकूमत ने एक अच्छा कदम किया है, और मेरे ख्याल में तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी उसमें होना चाहिए। नहीं सभी हैं सर, तो कोई हर्ज नहीं, जो कुछ हाउस से बाहर है अगर वो नहीं, मैं तो ये पूछने की कोशिश करी थी कि क्या आप लोगों की तरफ से कोई ख्वाहिश का इजहार हुआ, हुकूमत ने आपको प्रपोज किया? जो पहले चेयरमैन बिलावल जो है वो अक्सर कह रहे हैं कि मज़ाकरात करें, और हमारी पार्टी की तरफ से बार बार मज़ाकरात के हक में ही बातें की जाती, तो उसी पैराए में फिर उन्होंने मुज़ाकराती कमेटी में पार्टी को शामिल किया, और कोई नई बात सही। कोई पार्टी का एक वाज़े मौक़िफ़ है उन इश्यूज के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उठाए गए हैं? जुडिशल कमीशन की वो बात करते हैं, सियासी प्रिजनर्स की बात करते हैं, आप लोगों का उस पर क्या मौक़िफ़ है? देखिए जी, मौक़िफ़ यकीनन मैं समझता हूँ कि जो वाज़ेह मौक़िफ़ इसमें हर इशूज़ के ऊपर है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो कभी भी हमने नहीं कहा कि आइडियल इलेक्शन हुए। इलेक्शंस की तो सर इस वक्त वो बात ही नहीं कर रहे हैं। जुडिशल कमीशन की जो बात करते हैं, जब मुज़ाकराती कमेटी में जो चीज़ें उनकी अब इन राइटिंग आएंगी डिमांड में, तो हम तो ये चाहते हैं कि चार्टर डेमोक्रेसी की तरफ आए वो,
जब चार्टर डेमोक्रेसी की तरफ PTI आएगी तो फिर बहुत सारे मसाइल उनके हल हो जाएंगे। जो उनका जुडिशल कमीशन का या 9 मई के हवाले से जो और सारी चीज़ें हम कई मौक़ों पे हमने अपना मौक़िफ़ दिया है उनको, लेकिन कुछ चीज़ें अभी हैं जिनके ऊपर फैसले होने हैं। सियासी जो कैदियों की वो बात करते हैं उसके ऊपर आपका सियासी कैदियों पे हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि मुल्क में जो भी सियासी कैदी हैं जिनके ऊपर कोई इल्ज़ामात नहीं है, जो बेगुनाह पकड़े गए। बट क्या आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस वक्त जेल में हैं वो सियासी कैदी हैं? क्योंकि मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का इस पे कोई क्लियर, देखिए मैं समझता हूँ कि जो जिनके ऊपर सही इल्ज़ामात, ठोस इल्ज़ामात नहीं है, मैं तो उनको सियासी कैदी समझता हूँ। सर नहीं, ये तो ठोस इल्जामात भी तो वेरी करता है। सबूत नहीं है, जिनके सबूत नहीं है आपके पास। अब 9 मई का वाक़या हुआ, जिनके वाज़ेह सबूत हैं, वीडियोस मौजूद हैं, जिन्होंने हमला किया है, जिन्होंने तकरीरें की, जिन्होंने उकसाया लोगों को, उनका और केस है। और कुछ बेचारे जो मॉब में आ गए और उससे दूर रहे, सिर्फ उनको इसी वजह से पकड़ा गया कि उनका टेलीफोन कॉल्स उस इलाके में आई हैं या उनका उस वक़्त उस टावर के अंदर उनके आ गए, तो उनका और केस है। तो जो जिनकी वीडियोस मौजूद हैं, जिनके सबूत मौजूद हैं, उनको और तरीके से आप अंडरटेक करें। और जो अब भी कई मौक़ों पे मैं जानता हूँ कई लोगों को जिनका कोई अमल दखल नहीं है, तो उनको भी FIRs में नामजद किया गया। तो वो तो यकीनन पॉलिटिकल जमातों के जो वर्कर हैं, वर्करों का क्या कसूर होता है? वर्कर को तो पॉलिसी मेकिंग में कोई हिस्सा नहीं होता। तो वर्करों को मैं समझता हूँ और उनके साथ बर्ताव होना चाहिए। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, विल बी बैक और हम चंद साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं नदीम अफजल चंद साहब से और हम उनसे बात कर रहे हैं और अब बात करेंगे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं हुकूमत को लेकर। जी चंद साहब, बड़ी शिकायतें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। सर पहले तो ये बताएं ये क्या तहरीरी मुआहिदा है जो आप लोगों ने किया है, उसमें क्या शराइत है, कुछ तो दसो। देखें उसमें सबसे ये हुआ कब था? ये इलेक्शंस के बाद हुआ था? हुकूमत बनने से के बाद जब हुकूमत बनने के लिए TOR तय किए जा रहे थे तो उस वक्त कुछ चीजें तहरीरी मुआहिदा हुआ था। हम कमेटी के 5 मेंबर थे। मेरे पंजाब बेस नहीं, सारे मुल्क के बेस। अच्छा, उसमें ये तहरीरी मुआहिदा हुआ था कि 2.5 साल पहले ये कहते थे कि 2.5 साल पीपल पार्टी रहेगी, 2.5 साल वो हमने पीपल पार्टी ने रिफ्यूज किया था कि हम। अच्छा, वो तो सर शहर में बहुत खबर अभी भी गर्म है कि वो 2.5 साल वाली कमिटमेंट है। नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं। अच्छा, कोई कमिटमेंट नहीं। पीपल पार्टी ने, नून लीग ने कहा था कि 2.5 साल, लेकिन हमने कहा था नहीं। उसके बाद जो हमारी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के हवाले से थी, पंजाब के हवाले से, PSDP के ADP के हवाले से थी, सिलेक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी के हवाले से था, और जो बोर्ड्स हैं इसमें जो हेड हंटिंग होगी उसमें कंसल्टेशन होगी, जो वफाकी इदारों के, सूबाई इदारों के जो कमेटीज़ हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं पंजाब में, या उस अथॉरिटीज़ में जो चेयरमैन लगेंगे उसकी कंसल्टेशन होगी। कंसल्टेशन का लफ्ज़ है मोस्टली। ये तहरीरी मुआहिदा था गवर्नेंस के हवाले से। बाकी कोई हमारी ये नहीं देखा हमारे ऑफिसर आप ज़रूर लगाए, ऐसी कोई बात नहीं थी। और ऐसी भी कोई बात नहीं थी। हाँ, फंड्स के मामले, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्कीम्स में प्रायोरिटी जो। तो सर अगर मैं ये कहूँ कि हमने तो ये भी सुना है कि जो ब्यूरोक्रेसी है पंजाब में, वो पंजाब की हुकूमत का भी उसमें कोई खास अमल दखल नहीं है, और तुसी आदे हो कि तुसी बाहरों आके ते उसे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कंसल्ट कर हुकूमत का तो CM नु कंसल्ट करता है कि कोई भी नहीं। ये तो आप CM साहब ही बता सकती हैं कि उनको कंसल्ट किया जाता है। आपको नहीं पता सर? नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। बड़े इनोसेंट। मुझे नहीं पता। अच्छा। लेकिन बज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा है कि हुकूमत जो है वो ब्यूरोक्रेसी की जो सिलेक्शन है वो CM साहब ही कर रही है। और तो सर जब आप ये फिर उनसे बात करते हैं, जो आपकी इतनी मीटिंग्स हुई हैं लाहौर में, तो वो क्या आगे से कहते हैं? देखिए वो हर दफा कोई एक नया बहाना बना देते हैं। अच्छा। और वो कहते हैं ना पंजाबी में, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं। तो लेकिन अब थोड़ी सी सीरियस बातें हुई हैं इस कमेटीज़ में, और जो हमारी क़यादत ने, मेरा ख्याल है उनको सीरियस थोड़ी सी असल चीज़ ये इम्प्लीमेंट करेंगे जब क़यादत उनको ज़रा सख्ती करेगी। तो क़यादत क्यों नहीं सख्ती करती सर? मेरे ख्याल में आप बिलावल साहब जो है ना, उन्होंने थोड़ी सी सख्ती की है, जिसकी वजह से अब उन्होंने टाइम लिमिट दी है 10 जनवरी, 15 जनवरी, 20 बाज़ मामलात पे, और नज़र आ जाएगा। देखिए हम पॉलिटिकल स्पेस ही मांग रहे हैं ना, हम और क्या मांग रहे हैं? हम पंजाब में पॉलिटिकल स्पेस, कोई भी जमात हो, सारी जमातों को हम कहते हैं स्पेस दें आप।
लेवल प्लेइंग फील्ड आफ्टर इलेक्शन ही कम से कम दे दें, बिफोर इलेक्शन नहीं दिया आपने, आफ्टर इलेक्शन अगलियां नहीं मिली तो वो फिर मैं वही बात करूंगी, अगलों को नहीं मिल रही वो आप किधर से आप इक़्तिदार तो उनको मिला हुआ है। नहीं, ये मैं नहीं बात, अगर नहीं मिली हुई तो छोड़ दें। अगर आपको इक़्तिदार मिला हुआ है, प्रिविलेज पक्ष आप एंजॉय कर रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं और लोग बड़ी बड़ी गेमें हो रही हैं लोगों की, तो फिर आप सारी मतलब आप कर लें। तो फिर आप कहें कि जब पॉलिटिकल बात हो तो आप कहें कि हमारे पास स्पेस नहीं है, ऐसी बात नहीं होती है। कौन कहता है सर स्पेस नहीं है? नहीं, आप कह रही हैं कि उनके पास खुद उनके पास स्पेस नहीं है, आपको क्या स्पेस दे? मैंने कहा मैंने सुना है कि पंजाब में साथियों के पास तो खबर होती है सर। आज भी स्टोरी छपी है एक अंग्रेजी के अखबार में कि ब्यूरोक्रेसी केयरटेकर गवर्नमेंट वाली चल रही है ज्यादातर पंजाब तो चल रही है। तो ये जवाब तो उनको देना पड़ेगा कि वो ब्यूरोक्रेसी क्यों चला रहे हैं केयरटेकर गवर्नमेंट की, ये तो उनका हेडेक है। हमारे तो ये एग्रीमेंट में चीज शामिल था कि आप ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे और उसकी एक फेयर तरीका कार इख्तियार किया जाए। सर, वाज इट कुछ डिस्ट्रिक्ट्स थे जिनमें ये ट्रांसफर पोस्टिंग्स होनी थी या ओवरऑल पंजाब में ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट्स में भी थे, पंजाब में भी थी ओवरऑल? अच्छा, तो आप ये नहीं प्रोविंशियल सर्विस को आप इग्नोर करें, फेडरल सर्विस को प्रिवेल कर, जैसे ऐसी चीजें, ये सारी बुनियादी चीजें थी हमारी। सर, ये बिस्प के जो हेड है वो भी आपकी पार्टी से, वाज दिस आल्सो पार्ट ऑफ द रिटन एग्रीमेंट? यस, रिटन एग्रीमेंट। अच्छा, बट दैट क्योंकि बिस्प हमारी पार्टी की राय ये थी कि बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो है ये पीओ पार्टी का एक मेन मंसूबा है और इसको हम खुद चलाएंगे। अच्छा, इसमें कभी नाम आप चेंज करते हैं, कभी फोटो चेंज होती है, मुख्तलिफ अदबार में, पीटीआई दौर में भी, नून लीग के दौर में भी तरीक़ाकार चेंज किया जाता है। तो हम इसलिए चाहते हैं कि ये पीओ पार्टी खुद चलाए। सही। तो उसका चेयरपर्सन जो है वो पीओ पार्टी एग्रीमेंट के तहत गवर्नर्स और सारी चीजें। तो सर ये बताएं कि जो आपने अभी कहा कि अब हमारी लीडरशिप सख्ती करेगी, तो सर क्या ये जो इंटरनेट के हवाले से बहुत तनकीद पीपल्स पार्टी ने पिछले दिनों में की है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी जिक्र किया, शाजिया मरी साहिबा ने कमिटीज में इशू उठाया गया, क्या ये भी सख्ती करने का मतलब कि एक तरीका है, यू शोइंग द गवर्नमेंट कि आप लोग देखें अगर ऑपोजिशन करने पे आएंगे तो बहुत एम्बैरेसमेंट हो जाएगी? देखिए, अपोजिशन हम इत्तेहादी हैं, लेकिन कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जो हुकूमत का वो बोझ हम नहीं उठा सकते, जिसमें आम आदमी सफ़र करता है, यूथ सफ़र करती है और बिजनेसमैन सफ़र कर रहा है। इंटरनेट हो, प्राइवेटाइजेशन के कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो मेरे ख्याल में वहाँ पार्टी को अपने मैनिफेस्टो पे, अपनी नज़रिए पे थोड़ा सा जाना पड़ता है। आप किस हद तक कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं? खामोश रह सकते हैं आप हुकूमत चलाने के लिए, लेकिन एक लिमिट होती है जहाँ पार्टी का बुनियादी नुकसान होना शुरू हो जाए, जहां आपके बिल्कुल नजरिए पे या आपके मैनिफेस्टो पे लोग क्वेश्चन करना शुरू कर दें, तो वहां तो फिर कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। तो सर मतलब कि आपकी बात से फिर मैं ये समझी हूं कि आपकी जो बाकी शिकायत हैं जैसे पंजाब के वाले से वो एड्रेस हो भी गई, मगर इंटरनेट के ऊपर इंटरनेट के ऊपर आजादी राय के ऊपर आप लोगों की तनकीद जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी। एग्रीकल्चर सेक्टर को जो नुकसान हो रहा है उसके हमारी राय जो है, हम यही कहते हैं कि बेहतरी लाएं। आप इंटरनेट देखिए, आप कौन 2025 में भी आप 2G 3G पे चले जाएं, लोगों का बिजनेस देखें, आप देहातों में लोग इंटरनेट किस तरह इस्तेमाल करते हैं, लोग ऑनलाइन क्लासेस हैं, लोगों के बिजनेस ऑनलाइन है, तो क्या क्या बैठे यहाँ हमारे बच्चे जो वो फॉरेन कंट्रीज के कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं, तो उनका बेचारों को क्या कसूर है? सर ये पानी के इशू पे क्या प्रोग्रेस हुई है या नहीं हुई, ये भी क्या वो पंजाब में जो मीटिंग्स होती हैं वहीं डिस्कस हो रहा है? बिकॉज़ इसका ये हाई ऑफ्स पे डिस्कस थी, हमारी मीटिंग में चीजें डिस्कस नहीं हुई, ये फेडरल लेवल पे जो हमारी कमेटीज बैठी हैं वहाँ डिस्कस हुई है, मुझे उसके बारे में कोई पता नहीं। सर बट कौन फिर ये इशू, कौन सी ये कमेटीज है जहाँ ये डिस्कस हो? नवीद कमर साहब, शहरी रहमान साहबा और हमारे राजा परवेज रऊफ और हुकूमत की तरफ से डार साहब और कोई प्रोग्रेस इस पे अगर हुई है या नहीं हुई है ये भी आपको नहीं पता? अभी बाहर चीज इन कैमरे है, अभी बाहर चीजें नहीं आई है, इसकी पार्टी में डिस्कस नहीं हुई, मुझे नहीं पता कम से कम। अच्छा, नहीं मतलब कि इस पे कोई डेडलाइन भी नहीं है? नहीं, सच्ची बात है, मुझे नहीं पता, मैं आपसे गलत बयानी करूंगा, मुझे नहीं पता। अच्छा, तो ये फिर सर ये कब तक? ये मेरे ख्याल है हफ्ता 10 दिनों में ये चीजें सामने आ जाएंगी, लेकिन बड़े सीरियस इश्यूज हैं, इस पे डिस्कशन सीरियस हो रही है और उस पे सेंसिटिव इशू भी है थोड़ा सा, इस पे मैं समझता हूँ हाँ। जिन तक कोई सही पक्की खबर ना हो उसको कैसे हम डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा सर, कैबिनेट एक्सपेंशन का भी जिक्र हो रहा है, कोई आप लोगों से भी बात हुई है? क्योंकि बहुत ये मैं सर इसलिए पूछूं क्योंकि बहुत कयासराई होती है कि जी कैबिनेट एक्सपैंड होगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बनेगी।
देखिए जी, अभी तक ये शुगल मिजाज में तो मैंने देखा है डिस्कशन होती रहती है, लेकिन कोई सीरियस डिस्कशन नहीं हुई कैबिनेट के पार्टी शामिल होना है। पहले तो जब ये सीईसी फैसला करेगी, पहला फैसला भी सीईसी की था। आपको ऑफर है, आप सीईसी तो तब फैसला करेगी ना जब अगले ऑफर करेंगे आपको। मेरे ख्याल में शायद पसे पर्दा कोई ऑफर हो, अभी सामने नहीं आई, सामने आएगी तो फिर सीईसी में डिस्कस होगी। Is it a new offer or is it an offer मेरे ख्याल में ये न्यू ऑफर है। पुरानी अच्छा। ऑफर तो ये थी कि शायद उस वक्त तो नून लीग भी चाहती थी कि हम हुकूमत का हिस्सा ना बने, अच्छा। मौलाना भी ना बने, पीपल पार्टी भी ना बने, कि हमें फ्री एंड फेयर काम करने दिया जाए, हम बड़ी गवर्नेंस देंगे, ट्रांसपेरेंट हुकूमत देंगे, हमें पीडीएम वाला तजर्बा कामयाब नहीं हुआ। ये डिस्कशन हुई थी पहले, तो हमने भी कहा था कि हमने गवर्नमेंट में नहीं जाना, बोझ उठाना कोई इनका आसान तो नहीं है ना। तो अब हुकूमत का क्यों ये ख्याल तब्दील हुआ है? Why do you think मेरे ख्याल में इतना चलाना भी आसान नहीं है हुकूमत। ये एहसास हो रहा है हुकूमत को, क्योंकि वो तो सर हमें तो दावा यही बताया जाता है ना कि बहुत अच्छी हम पब्लिक में ये चीज आ रही है कि अकेले ये नहीं चला पा रहे। अच्छा सर, वेरी क्विकली, मौलाना फजल रहमान साहब अब कोई नाराज हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से? नहीं, मौलाना के साथ हमारे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। वो उनका मदारस के इश्यूज के ऊपर उनकी रिजर्वेशन थी, फिर बिलावल साहब उनके घर गए थे अपने डेलीगेशन के साथ और चीज़ें तय हुई, फिर सदर साहब से उनसे डिस्कशन हुई, तो मेरे ख्याल है वो चीज़ें सेटल हो जाएंगी, हम मौलाना को साथ लेके चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेते एक छोटी सी ब्रेक, जो हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो एक साबिक चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान को सजा हुई है। इसकी भी भरपूर मजम्मत करते हैं। खालिद खुर्शीद खान की सजा से ये नजर आता है कि अदालतें जो हैं कंट्रोल हो रही हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के जो साबिक वज़ीर आला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खालिद खुर्शीद खान साहब, उन्हें एक कोर्ट ने 34 साल की सज़ा दी है क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़ तकरीर की थी। काफ़ी चौंका दिया है सबको इस फैसले ने, क्योंकि अमूमन उम्र कैद की सज़ा जो है वो 14 साल दी जाती है, तो ये 34 साल की सज़ा उनको दी गई है। 26 मई 2024 को उन्होंने एक एहतजाजी जलसे में तकरीर की थी जिसमें सिक्योरिटी इदारे, इलेक्शन कमीशन, वफाकी इदारे, इनके ख़िलाफ़ तकरीर करने पर उनके ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज किया गया था। इससे पहले कोर्ट से उनको डिस्क्वालीफाई भी किया था और नाअहल वो हुए थे और उसके बाद चीफ मिनिस्टर भी नहीं हो रहे थे सूबे के। इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ अली ताज साहब, सहाफ़ी हैं, वाबस्ता है गिलगित बल्तिस्तान से, हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो सर। जी इम्तियाज़ साहब, सज़ा जो है वो ऐसी है कि सब परेशान हो गए, ये कुछ बताएं कि ये कौन सा कानून है जिसके तहत और कौन सी अदालत थी जिसमें ये इतनी लंबी सज़ा सुनाई गई है? जी, जो गिलगित बल्तिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट है, असल में जो इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट है, इससे पहले भी इनके इस तरह के बड़े फैसले आए हैं जिस पर जो पगला बरदरी है या कानून शिनास जो अफराद हैं वो हैरत का इजहार करते रहे। जैसे कि आपको मालूम होगा 2014 में जो मीर शकील रहमान साहब को भी 26 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। तो इसी तरह ये भी बहुत बड़ी एक सजा है। तो इसमें जो 5 जो मुख्तलिफ किस्म के दफात थे उसके तहत इनको सजाएं दी गई, जैसे कि 153A है जिसमें नफरत फैलाना, रियासत के खिलाफ इश्ताल अंगेज तकरीर करना और लोगों को इश्ताल दिलाना, इसके तहत जो है इनको 5 साल कैद और 50,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। इसी तरह एक और सेक्शन है 505, ये है इसमें 7 साल कैद हुई और तकरीबन 50,000 रुपए इसमें भी जुर्माना हुआ। इसमें नफरत में तकरीर करने का इल्जाम है इन पर। तो इसी तरह एक और दफा है 506, इसमें 7 साल कैद हुई और 1 लाख रुपए जुर्माना हुए। इसी तरह 21L है ATC के तहत, इसमें 10 साल कैद और 3 लाख रुपए उन पर जुर्माना जो है आयद किया गया। ये मजमूई तौर पर 34 साल कैद है और 6 लाख रुपए इन पर जुर्माना आयद किया गया। तो बिल्कुल ठीक, यानी कि उनको मुख्तलिफ जो है हम कह सकते हैं ऑफेंसेस के अंदर मुख्तलिफ सजाएं दी गई हैं जो मिलकर मजमूई तौर पर 34 बनती है। सर अब ये बताएं कि क्या ये वही जज साहब थे जिन्होंने मीर शकील रहमान साहब को भी सजा दी थी या सिर्फ अदालत वही है?
नहीं, सिर्फ अदालत वही है, वो जो जज जिन्होंने सजा दी थी वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इन दिनों में गिलगित बल्तिस्तान के। अच्छा, सही। अच्छा सर, ये बताएं कि इस वक्त, जी माफ करिएगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये चूंकि जो वकला से हमारी बात हुई वो कहते हैं कि जब कोई किसी पर इल्जाम हो, कोई अक्यूज हो, अगर वो कोर्ट में पेश नहीं होता है, उसका वकील पेश नहीं होता है, तो वो सजाएं ज्यादा मौसर नहीं रहती हैं। तो ये सजा तो इनको दी गई है बड़ी, लेकिन वो ना वो खुद पेश हुए हैं किसी तो सर वो कहाँ है? मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी कि वो अदालत में तो मौजूद नहीं थे, तो क्या ये जब से केस चल रहा है ना साबिक चीफ मिनिस्टर खुद और ना उनका कोई वकील शुरू से ही इस केस में पेश नहीं हुए? समाअत कितने दिन चली है? जी, ये 2024 के बाद जो है ये मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद ये मुसलसल इस पर समातें होती रही हैं और उसके बाद जो है वो पेश नहीं हुए, तो अदालत ने अपने तौर पर एक वकील जो है उन्होंने मुकर्रर किया कि उसके इस केस को जो है जो अक्यूज है उनके हवाले से उनकी माविनत के लिए तो वकील पेश हुए, लेकिन ये सजा उनकी हुई बहरहाल। लेकिन ये जो मुल्जिम है खालिद खुर्शीद साहब, उनकी तरफ से कोई वकील वहां पे पेश नहीं हुआ, ना वो खुद पेश हुए और ना किसी ने उनसे मशवरत की, ना जो जरा होता है, वकला कहते हैं कि जो जरा होता है वहां पे अदालत में ऐसे केसेस में साबित करने के लिए, तो वो हुई नहीं है। तो इस तरह की जो माफ करिएगा सर, क्या वकील क्या कहते हैं? मुझे आपका जुमला समझ नहीं आया। वकला ये कहते हैं कि क्योंकि अगर अक्यूज पेश होता, वहां उसका वकील होता, वो तमाम हकाइक से उनको आशना कर देता, उसके बाद फिर जो इल्जामात उन पर लगे हुए हैं, जितने दफात उन पर लगे थे, उन सब को साबित करने के लिए बाकायदा तौर पर कोर्ट में एक जरा होती है, सही जरा, हाँ। तो वो उसमें कोई वो उनको वो मौका नहीं दिया गया, तो फेयर ट्रायल के जो तकाजे हैं वो वकला के मुताबिक पूरे नहीं हुए हैं। और वकला कहते हैं कि ये जो फेयर ट्रायल है उसमें मुल्जिम के अदम पेशी के में जो है इस तरह के फैसले आते हैं, तो वो जो अगली ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि खालिद खुर्शीद साहब क्या इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं? क्या कोई लोग जानते हैं, या वही जैसे बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और लीडर्स भी गायब रहे, नोबडी न्यू वेयर दे वर, इनके साथ भी कोई ऐसी सूरत हाल है? जी, वो काफी अरसे से एक और केस में वो जो एक और केस भी उनका बड़ा स्ट्रांग है, वो जाली डिग्री केस का, तो जो वकला है उन्होंने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाए, उस केस में भी उसको बार बार जो है यहाँ पे अदालत में तलब किया जाता है, उसमें भी वो पेश नहीं हो रहा है। तो इसी हवाले से काफी अरसे से वो गिलगित बल्तिस्तान से बाहर है और आ नहीं रहे यहाँ। जो वो एक चूंकि पार्टी का एक सरबराह भी है तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान का, तो इस हवाले से वो गिलगित बल्तिस्तान से बाहर है, जिसकी वजह से वो मुकदमात में पेश नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये उनके खिलाफ सजाएं जो है सामने आ रही हैं। अच्छा, और क्या ऐसी सूरत में कुछ आपको मालूम है कि क्या वो इस फैसले को अपील करेंगे, या क्योंकि वो अंडरग्राउंड है इसलिए ये बात अब यहीं रहेगी? जी, जब तक तो ये इस तरह के हालात जो मुल्की सतह पर सियासी तौर पर जो नजर आ रहे हैं पीटीआई के हवाले से, तो उस दौरान तो ये न पेश हो सकते हैं, न तो अपील करने की गुंजाइश नजर आती है। अलबत्ता जब हालात नॉर्मल होंगे तो शायद उसके बाद दोबारा वो अपने केस को यहाँ पे पैरवी करेंगे और यकीनन अब अपर कोर्ट में जो है ये इसको चैलेंज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज के लिए बस इतना ही। नाउ वी विल बी बैक ऑन मंडे।